नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। पिछले वीडियो में आपने देखा भारत के असल गद्दारों को, पथभ्रष्टकों को ज्यादातर इतिहासकारों ने अपनी जाति का होने के कारण उनके काले कारनामों को इतिहास में छुपा दिया। दरअसल भारत में जातीयता की जड़ें इतनी गहरी है, लोग सुधार तो चाहते हैं लेकिन सिर्फ ऊपरी और सतही तौर पे। वो क्राइम फ्री समाज चाहते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त समाज चाहते हैं, रेप फ्री समाज चाहते हैं, नफरत फ्री समाज चाहते हैं, लेकिन वो जातिगत वर्णगत में कोई छेड़छाड़ नहीं चाहते। मतलब वो ये चाहते हैं कि सब चीज सुधर भी जाए और उनकी जाति और उनकी वर्ण व्यवस्था उसी तरह से चलती रहे। ये कैसे पॉसिबल है? अगर कंप्यूटर में वायरस हो तो सिर्फ सी ड्राइव को फॉर्मेट मारने से वायरस कभी नहीं जाएगा। अगर सुधार करना है तो पूरे कंप्यूटर को फॉर्मेट मारना होगा। अभी तक समाज देश इसीलिए सुधर नहीं पा रहा क्योंकि हम उसकी असल जड़ जातीय, वर्णवादी, धार्मिक मानसिकता को फॉर्मेट करने की बजाय सिर्फ ऊपरी और सतही तौर पे प्रयास करते रहे हैं, जबकि सारी बुराइयां इन जड़ों से होकर आती है। अगर हमें एक सशक्त भारत का निर्माण करना है तो हमें इन धर्म, मजहब, जाति, वर्ण, गोत्र की गंदगी को संपूर्ण तौर पे फॉर्मेट करना होगा। फर्स्ट पार्ट में चित्पावन मंगल पांडे की बात चल रही थी। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे जरूर देख लीजिए। उसमें कई सारे ऐसे पथभ्रष्टकों और गद्दारों के बारे में चर्चा हुई है जो इतिहास के पन्नों में आपको देखने को नहीं मिलता। 1857 की क्रांति करने के लिए पिछले कई सालों से इसकी जोरों शोरों से तैयारी चल रही थी। क्रांतिकारियों ने पूरी जी जान लगा दी थी। हर गांव में, शहर में, हर लोग को यह खबर दी जा रही थी कि 31 मई 1857 को क्रांति होनी है। कुछ लोग ये कह सकते हैं कि मंगल पांडे को डेट न पता हो, इसीलिए उनने 29 मार्च को ही विद्रोह कर दिया था, लेकिन यह बात पूरी तरह से अविश्वसनीय लगती है। मंगल पांडे बैरकपुर छावनी बंगाल के 34वें रेजिमेंट के सिपाही थे। उनकी देशभक्ति अंग्रेजों के सिपाही बनने, उनसे तनख्वाह लेने में कभी कम न हुई, लेकिन जो घटना उनके पीछे बताई जाती है विद्रोह की, वो उनके धर्म भ्रष्ट होने के लिए बताई जाती है। यानी कि उनकी देशभक्ति नहीं थी बल्कि धर्म भक्ति थी। नतीजा यह हुआ कि जो 31 मई को क्रांति होनी थी और इनने जो 29 मार्च को विद्रोह किया, इसी कारण से 10 मई को मेरठ छावनी में भी कई सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अंग्रेज पूरी तरह से सतर्क हो गए और उनने 1857 की क्रांति जो 30 से 31 मई के बीच में होनी थी, उसे बुरी तरह से कुचल दिया। जरा सुनिए चित्पावन मंगल पांडे के बारे में, उनकी देशभक्ति या यूं कहें उनकी धर्म भक्ति का धर्म कैसे भ्रष्ट हुआ था। इतिहास की किताब में पढ़ाया जाता है कि हुआ यूं था कि पांडे छुट्टी पर घर गए हुए थे। उन्हें प्यास लगी, कुएं पर गए। कुएं पर एक शूद्र पानी पी रहा था। उसने अपने लोटे से पानी लिया और पांडे को दिया कि लीजिए पी लीजिए। पांडे भड़क गए कि तू नीच जाति का होकर अपने लोटे में मुझे दे रहा है पानी पीने, मेरा धर्म भ्रष्ट कर रहा है, तेरी हिम्मत ऐसे कैसे हो गई? वह शूद्र ने कहा, पांडे जी आप मुझ पर क्यों भड़क रहे हो? मैं तो सिर्फ एक इंसान हूँ, मुझसे धर्म भ्रष्ट हो रहा है और जिस अंग्रेजों की चाटुकारिता आप उनके छावनी में कर रहे हो, वहाँ पे मुंह से जो कारतूस खींचते हो उसमें सुअर और गाय का मांस लगा होता है। पांडे जी भड़क उठे। छुट्टी काटी, खत्म हुई, पहुंच गए में। इन्हें पता था कि 31 मई को पूरे भारत में एक साथ क्रांति करनी है, लेकिन इन महोदय को क्या सूझा, चिंगारी लगा दिए और विद्रोह का पूरा फेल करवा बैठे। ये भेदभाव करके भी, पूरे क्रांति को फेल करा के भी चित्पावन बने रहे। और यहाँ जो समाज सुधारक है पेरियार स्वामी, वो समाज सुधार करके भी गद्दार बन गए। देखा आपने, ये होती है जातिवादी मानसिकता। और आपको बताया जाता है कि आप जातिवादी हो, आप जातिवाद कर रहे हो। गद्दार होने के लिए भी जाति होनी जरूरी है। ये है संस्कृति इन धार्मिक कपोड़ों की। वैसे तो अंग्रेजी काल में अंग्रेजों के बहुत से चाटुकार लोग रहे जो अंग्रेजों से वफादार बनकर क्रांतिकारियों की खबर अंग्रेजों को देकर गद्दारी करते रहे, लेकिन आज भी ये चित्पावन है। सावरकर को वीर सावरकर बताकर इतिहास में पढ़ाया जा रहा है, लेकिन इधर कुछ सालों से पता चला है कि ये वीर सावरकर नहीं बल्कि माफी वीर थे। यह सोचने वाली बात है कि जेल तो नास्तिक भगत सिंह जी भी गए, खुद्दीराम बोस भी गए, सावरकर भी गए, बाकी लोगों ने फांसी को गले लगाया। उनके पास भी ऑफर था सरकारी गवाह बनने का, सरकार से कुछ पेंशन लेकर क्रांतिकारियों की खबरें उन तक पहुंचाने का, लेकिन उनने फांसी को गले लगाया। और हमारे सावरकर जी फांसी और काला पानी की सजा से भी बच गए। उल्टे अंग्रेज इनको पेंशन भी देने लगे। अब सवाल यह है कि उस पेंशन के बदले वो कौन सी सेवाएं अंग्रेजों को दे रहे थे जो आज भी ये चित्पावन बने हुए हैं। लेकिन ये
मुद्दा भी उतना हाईलाइटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी प्रश्न उठाने का मतलब है आप जाति पे प्रश्न उठा रहे हैं। गद्दार होने के लिए आपको वर्ग विशेष की जाति में पैदा नहीं होना होता है। यही संस्कृति जब देश क्रांति की लपटों में लपटा हुआ था, सारे देश के नौजवान जान निछावर कर देश की आजादी के लिए लड़ रहे थे, वही कुछ धूर्त यह प्लान बना रहे थे कि जब देश आजाद हो ही जाएगा तो फिर इस पूरे भारत को गुलाम बना के कैसे रखा जाएगा, इन अंग्रेजों की जगह कौन लेगा। जिन लोगों को हमने कभी पढ़ने नहीं दिया, अंग्रेजों ने तो इन्हें पढ़ा लिखा दिया। अब तो ये पढ़ लिख कर हम पर सवाल करने लगेंगे, फिर इनसे निपटा कैसे जाएगा। हमारे धर्म ग्रंथों की पोल पट्टी तो मैक्स मूलर ने भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके खोल दी है, पूरा विश्व हंस रहा है। ऐसे में कुछ पथभ्रष्टक भी सामने आए। एक चितपावन थे मूल शंकर तिवारी। इन्होंने इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए एक संस्था 1875 में स्थापित की, आर्य समाज। इस आर्य समाज का मूल उद्देश्य जो बताया गया है वो आपको किसी भी आर्य समाजी से पता चल जाएगा, किताबों में भी पता चल जाएगा। लेकिन जब आप उसको प्रैक्टिकली तौर पे देखेंगे, जो कथनी है और जो करनी है, उसमें आपको जो बताया जा रहा है क्या वही चीज प्रैक्टिकली में भी है। कथनी तो आपने इनकी बहुत सुनी होगी, मैं आपको बताता हूँ कि इनके चेलों ने आज क्या 4 करनियां कर रखी है। पहला है शूद्रों को ब्राह्मण बनाने का लालच देकर अपना गुलाम बनाए रखना, क्योंकि शूद्रों को कभी सम्मान नहीं मिला तो सम्मान पाने के लिए वह जरूर जाल में फंसेगा। इसके लिए इनने प्रलोभन दे दिया कि ब्राह्मण शब्द जाति से नहीं बल्कि कर्म से आता है। आज हम सभी जानते हैं कि जैसे ही आप ब्राह्मण शब्द लेंगे, वही लोग जो आपको बताते हैं कि ब्राह्मण गुण है, कर्म से आता है, वही लोग भड़क उठेंगे, क्योंकि वो जाति से ब्राह्मण है। लेकिन आपको बताया जाएगा कि नहीं नहीं, ये जाति से ब्राह्मण नहीं, कर्म से ब्राह्मण हो। फिर वो भड़क क्यों रहे। दूसरा इन लोगों का जो उद्देश्य है वो ये दिखाई देता है कि अपने धर्म ग्रंथों को हमेशा सही बताओ। जब कोई शूद्र या कोई अन्य इस पर प्रश्न खड़े करे तो उसे यह कहो कि आप उसका मतलब सही नहीं समझ पाए, तब भी वह प्रमाण के साथ आपको निरुत्तर कर दे तो फिर तुरंत आपको पलटी मार देनी है और ये कहना है कि यह किताब ही मिलावटी है, किसी ने मिलावट कर दी है, अंग्रेजों ने, मुगलों ने, किसी ने मिलावट जरूर कर दी है। ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऋषि मुनि तो चितपावन थे। हाँ, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी यह नहीं कहना है कि ब्राह्मणों ने इसमें मिलावट की है। ब्राह्मण शब्द कतई नहीं आना चाहिए, वो तो चितपावन था, है और हमेशा रहेगा। बदनाम बस शूद्रों और दूसरे अन्य पंथों के लोगों को ही करना है। इनका तीसरा उद्देश्य देखिए, जो आपको दिख जाएगा, जो आजकल चारों तरफ दिख रहा है। जब कोई मिलावटी श्लोक को हटाकर सही श्लोक की मांग करे तो विज्ञान का 1-2 शब्द किसी तरह तोड़ मरोड़ कर उसमें घुसा कर और यह दिखाना है कि देखो देखो धर्म ग्रंथों में तो हमारे ऋषियों ने विज्ञान दिया था, ये जो आप श्लोक बता रहे हो ये तो हमारे हैं ही नहीं, ये तो मिलावटी है। और तब भी कोई प्रमाण के साथ आपके नए श्लोक को भी अवैज्ञानिक साबित कर दे तो फिर दूसरे मतों, पथों, मजहबों की निंदा शुरू कर दो। इतनी निंदा करो और उसे धर्म विरोधी, देश विरोधी, गद्दार तरह तरह के तमगे देना शुरू कर दो, जिससे वो या तो आपसे दूरी बना ले या फिर आपको ही सही समझने लगे। इनका एक चौथा उद्देश्य भी आजकल दिख रहा है, क्योंकि तरह तरह के काल्पनिक किरदारों के नाम पे इनने एक चौथी भी संस्कृति विकसित की। कुछ लोगों को लग गया कि इनके ऋषि मुनि और इनकी जितनी भी धार्मिक किताबें हैं वह पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है और इनकी सारी बातें विज्ञान के विरुद्ध हैं, तो इनने तरह तरह की फर्जी किताबें पिछले 100 सालों के अंदर में लिखनी शुरू कर दी और उसकी तरह तरह की पांडुलिपि बना के इधर उधर बिखेर दिए और फिर जाकर उसे लेकर आए और बताना शुरू कर दिया कि ये तो हजारों हजार साल पुरानी है और ऋषि मुनियों ने लिख रखी। लेकिन जब जांच हुई तो पता चला कि देवनागरी तो 1000 साल से कम भी पुरानी है और ये देवनागरी लिपि में लिखी हुई किताबों को 3-3 हजार साल, 4-4 हजार साल पुरानी बता रहे हैं। ये कितनी मूर्खता भरी बात कर रहे हैं। वैसे तो इनकी लिस्ट इतनी लंबी है, एक ही वीडियो में डिस्कस नहीं किया जा सकता। अब आप खुद ही सोचिए कि यह पथभ्रष्टता नहीं है दयानंद सरस्वती उर्फ मूल शंकर तिवारी जी की, तो और क्या है। इनमें वैज्ञानिक चेतना, जिससे कि देश सुरक्षित है, वैज्ञानिक चेतना के कारण लोग तरह तरह के उपकरण बनाते हैं, मानव समाज को सहूलियत देते हैं, देश संगठित और सशक्त बनता है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो भी देश आज शक्तिशाली है वो विज्ञान के दम पे है। इस चेतना को ही मारकर इनने लोगों में अवैज्ञानिकता फैलाने का काम किया। इसे हम पथभ्रष्टता न कहें तो और क्या कहें। स्वामी जी में भी 2 धड़े हैं। एक धड़ा बताता है कि नहीं हम तो समाज को परिवर्तन का काम कर रहे हैं, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आपकी बात मान भी ली जाती है, लेकिन दिख क्या रहा है प्रैक्टिकली। आपके आर्य समाज के नाम पे जितने भी चैनल खुले हुए हैं उन लोगों के आप कंटेंट देखिए, ये लोग क्या प्रचारित कर रहे हैं। दिन रात उनकी
बातों को प्रचारित करते हुए वही कंक्लूजन निकल के आता है जो अभी मैंने ऊपर के 4 कंक्लूजन बताए हैं। तो फिर कैसे मान लिया जाए कि आपकी जो कथनी है और जो करनी है उसमें अंतर नहीं है? ये कौन सी पथभ्रष्टता आप भारतीयों को दे रहे हैं? आप ये कौन सा माहौल तैयार कर रहे हैं? जब आपके वेद से विज्ञान निकल रहा है, आपके धर्म ग्रंथ खोल के दिखा रहे हो कि 5000 साल पहले हमारे यहाँ मोदक शास्त्र था और कौन कौन से शास्त्र थे, मिसाइल थे, टैंक थे, आप ये कौन सा विज्ञान पढ़ा रहे हो? दुश्मन आज जब बॉर्डर पे खड़ा होगा तो आप क्या वहाँ हवन करके उससे लड़ाई करोगे या गोबर और गोमूत्र पी के श्राप दोगे उसे? क्या करोगे? कैसे लड़ोगे? किताब दिखा के हमारे यहाँ 5000 साल पहले ये टैंक थे, भाग जाओ, निकल जाओ, ये है आपके देश को संगठित और सशक्त बनाने का नियम? ये पथभ्रष्टता नहीं है तो और क्या है? आपके चेले चपाटे, जिसमें एक राजीव दीक्षित भी है, वो बोल के गया है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी नहीं बन सकता। विज्ञान ही गलत है, ये फर्जी का विज्ञान है, विदेशियों का विज्ञान है, गलत बता गए। ये कौन सी आपने संस्कृति पैदा की? और वो गोमूत्र को सही बता रहा, दिन भर जर्मन के रट्टे मारते रहता है और फिर दूसरे ही पल बोलता है कि विदेशी खराब है। ये कौन सी आप संस्कृति पैदा कर रहे हैं? ये पथभ्रष्टता नहीं है तो क्या है? और आप हमें समझाने चले हैं कि जो समाज सुधारक लोग हैं, पेरियार स्वामी हो गए या इन्हीं तरह के और भी लोग, ये लोग गद्दार हैं। दरअसल देश के असली दुश्मन यही लोग हैं जिनने वैज्ञानिक सोच को ही मार दिया और देश को फिर से उसी तरह पंगु बनाना चाहते हैं जैसा कि इनके पूर्वजों ने 8वीं सदी के बाद किया था और मुट्ठी भर तुर्क, मुगल और मुस्लिम आक्रांताएं देश में घुस बैठे थे। आज इनके चेले चपाटों ने इतनी गंध मचा रखी है, इतनी फेक न्यूज फैला रखी है, हर बात की फेक न्यूज, इनकी 100% बातें भी फेक न्यूज है। तथ्यों को तोड़ना, मरोड़ना, फिर किसी विदेशी का, किसी साइंटिस्ट का हवाला देकर उसे सत्य बता देना और जब जांच हो तो पूरी की पूरी फर्जी निकलती। ये है इनकी वैज्ञानिकता। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी को पता चल सके कि देश के असली गद्दार कौन कौन है, जबकि ये लोग पेरियार स्वामी जैसे समाज सुधारकों को बदनाम कर रहे हैं। ये नास्तिकों को, वास्तविकों को, प्रगतिशील फ्री थिंकर्स, इनको बदनाम कर रहे हैं, जबकि ये वो लोग हैं जो देश को सशक्त और संगठित बनाना चाहते हैं। इस देश को सभी तरह के क्राइम से, भ्रष्टाचार से, जाति, वर्ण, मजहब से मुक्त कर संपूर्ण रूप से एक भारतीय, एक सशक्त देश की तरह विकसित करना चाहते हैं। और ये बदनाम करने वाले वो लोग हैं जिनको डर है कि इनके बाप दादाओं के काले करतूतों की पोल न खुल जाए। आलोचना से कोई नहीं बच सकता। देश का भविष्य जाति, धर्म, मजहब से नहीं बल्कि वैज्ञानिक सोच में निहित है। इसीलिए हर वो इंसान जो वैज्ञानिक सोच की बजाय धार्मिक सोच को बढ़ावा दे रहा है, वर्ण और जाति को बढ़ावा दे रहा है, वही असली देश का दुश्मन, पथभ्रष्टक और गद्दार है। तो आज बस इतना ही। धन्यवाद।